नमस्कार, मैं हर्ष चंद्रायन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटीवी के खास शो निष्पक्ष बात विधायक दावेदारों के साथ कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार विधायक पद के दावेदार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या नजरिया है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोलंकी जी। तो अब हम इससे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका क्या सोचना है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2023 का जो चुनाव है वो आम जनता का चुनाव है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा होगा, 2018 में जनता ने बहुमत माननीय कमलनाथ जी को दिया था। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को गिराकर, लोकतंत्र की हत्या कर वापस सत्ता में काबिज हुए हैं, ये जनता ने देखा हुआ है और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और कमलनाथ जी पर भरोसा कर एक बार फिर माननीय कमलनाथ जी यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, ये सब आपके सामने होगा। आप इस चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। सिवनी मालवा विधानसभा एक बहुत, अगर आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ बहुत बड़ा एक मौका है लोगों के लिए। यहाँ पे कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। एक बहुत बड़ा यूनिट हमारे यहाँ था, वो यूनिट बंद हो गया। सबसे बड़ा एक हमारा जो फोकस होगा वो किसानों के लिए होगा कि किसानों को किस तरीके से हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। दूसरा, युवा। आप देखते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो युवा की है। तो युवा, हमारे सिवनी मालवा का युवा, जिसको यहाँ जैसे छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक पूरा हब बना रखा है, उसी मॉडल को लेकर हम कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करेंगे युवाओं के लिए। बात महिलाओं की हो तो यहाँ पर बहुत सारे देखेंगे आप, वो चल रहे एनजीओ चल रहे हैं या आपके समूह चल रहे हैं, लेकिन एक सुचारू ढंग से जिस तरीके से चलना चाहिए, एक एनजीओ चलना चाहिए, महिलाओं के लिए जो रोजगार उपलब्ध होने चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। सिर्फ एक एनजीओ कागज में चल रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है, उसमें भी कमीशन खोरी चल रही है। ये सब बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो आप देखेंगे कि आज स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोग आज सरकारी हॉस्पिटल में जाने से घबराते हैं, डरते हैं, हम उस सोच को भी बदलना चाहेंगे और यहाँ बहुत अच्छा सुविधाजनक हॉस्पिटल हो जिसमें लोग ये कहें कि नहीं, प्राइवेट में नहीं जाना, हमें सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। इसी दिशा में हम शासकीय जो स्कूल हैं, आज जिस तरीके सीएम राइज करके या जो कुछ करके ये एक बड़ा चल रहा है, लेकिन उसका मैं समझता नहीं कि जो आज 10 किलोमीटर या जो दूर से लोग जो आने वाले हैं, 10 किलोमीटर सराउंडिंग एक स्कूल करने का प्लान चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो वंचित या जो गरीब बच्चे हैं, मुझे लगता है वो रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूं, जो इतना पैसा किसी एक बड़ी बिल्डिंग के लिए लगा रहे हैं, इससे अच्छा है कि जो सुविधाएं अपन दे सकते हैं। आज टीचर हमारे पास हैं, स्किल टीचर हैं। अगर आपको लगता है कि स्किल नहीं है तो उनके ऊपर काम किया जाए, उनको और अच्छी तरीके से स्किल करके, और स्कूलों को व्यवस्थित जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल चलते हैं उस तरीके से किया जाएगा तो गरीब, शोषित, दलित बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं जो वंचित रह जा रहे हैं, उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप लंबे समय से सिवनी मालवा विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं, तो आपने इस क्षेत्र को कितना समझा? किस प्रकार का क्षेत्र है सिवनी मालवा विधानसभा? सिवनी मालवा एक ऐसी विधानसभा है और एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, आपस में अच्छा व्यवहार रखते हैं। यहाँ किसी तरीके से मैंने देखा, यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है। यहाँ पर कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ, कभी यहाँ ऐसी परिस्थितियां बहुत कम बनी है। आप देखेंगे यहाँ किसान है, और किसान की जब बात आती है तो किसान अपने आप में बहुत ईमानदार होता है। मैं भी एक किसान हूँ, और किसान जितना ईमानदार होता है और जिस तरीके से किसान को वापस फिर वही बात आ जाती है मेरे अंदर। लेकिन अभी आपने पूछा है कि सिवनी मालवा क्षेत्र कैसा है, इसलिए मैं उस पर जवाब देता हूँ। सिवनी मालवा में एक ऐसा पोटेंशियल क्षेत्र है कि सिवनी मालवा बहुत आगे बढ़ सकता है। जिस क्षेत्र को आप देखेंगे कि किसानी यहाँ आप देखेंगे आसपास के क्षेत्र में सबसे अच्छा क्षेत्र का उत्पादन कहीं होता है तो सिवनी मालवा के अंदर होता है। यहाँ किसान बहुत कर्मशील है, यहाँ काम करने वाला है, यहाँ का युवा भी बहुत काम करने वाला है। बस दिशा देने की आवश्यकता है, जो हम प्रयास करेंगे कि अगर हमें मौका मिलेगा
तो कहीं ना कहीं हम इस दिशा में काम जरूर करेंगे कि सिवनी मालवा जो आज बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप ताकतवर है, उसको और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जनता इस बार कैसा नेता चाहती है? जनता नेता नहीं चाहती है, जनता चाहती है एक साथी चाहती है। जैसे आप युवा की बात करेंगे तो युवा चाहता है एक साथी हो, किसान चाहता हो कि मेरे जैसा एक किसान भाई हो, बुजुर्ग महिलाएं चाहती हैं कि मेरा एक बेटा हो जो मेरी बात को समझ सके, मेरे दुख दर्द को जान सके, और युवा चाहता है कि जिसके साथ मैं बैठ के मेरी बात आपस में शेयर कर सकूं, जो मेरी तकलीफें हैं या जो मेरी समस्याएं हैं मैं उनको कहीं ना कहीं उससे कह सकूं और उसको वो निराकरण कर सके। जनता कांग्रेस की स्थिति कैसी है अभी सिवनी मालवा में? कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पर, और इसका आकलन इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर दावेदार आपको दिख रहे होंगे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं सभी अगर दावेदार ज्यादा दावेदार हैं तो इसका कहीं ना कहीं आकलन यही लगता है, सभी लोगों के पास अपने लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी टीमें तैयार कर रखी हैं और सभी ने एक मन बना के रखा है कि कांग्रेस को इस बार विजय श्री दिलानी। जब सभी ने मन बनाकर रखा है तो फिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो कमलनाथ जी मंच से भी कह चुके हैं और इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमसे ज़्यादा मजबूत था, जिस कारण हम पिछले चुनाव में हार का सामना हमको करना पड़ा। लेकिन इस बार कमलनाथ जी के निर्देश पर हम बूथ से लेकर के मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक हर जगह मजबूत हैं, और उसी आकलन के अनुसार हम कह रहे हैं कि हम इस बार का चुनाव अवश्य जीतेंगे। अगर आप इस बार देखें तो सिवनी मालवा में गुटबाजी बहुत बड़ी समस्या है, सारे नेता एक मंच पर नहीं आ पाते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, शायद आपने देखा नहीं, अभी पिछले चुनाव में हमारे प्रभारी जो हमारे सह प्रभारी हैं प्रदेश के, संजय कपूर जी, उनके जब वो यहाँ आए तो सारे नेता जितने थे सारे एक मंच पर थे, सब एक साथ थे, और सभी लोगों ने, चाहे वरिष्ठ पूर्व विधायक हों, चाहे जो सारे जितने प्रत्याशी थे, सभी लोगों ने एक शपथ ली है कि कांग्रेस का प्रत्याशी हमारा हाथ का पंजा होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है सिवनी मालवा के लिए, सिवनी मालवा की जनता के लिए खुशखबरी है कि कांग्रेस आने वाली है, सारे नेता एक हैं। अगर मैं व्यक्तिगत आपकी बात करूं तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैं सेवा दल का जिलाध्यक्ष हूँ, तो सेवा दल का सबसे बड़ा काम हम लोगों का है, जोड़ने का काम है। तो मैंने प्रयास किया कि हम सारे लोग जितने भी प्रत्याशी हैं हम सब आपस में बैठें और इस पर निर्णय लें। और दूसरी, जिस तरीके से हमको कमलनाथ जी ने काम दिए थे बूथ पर, मंडलम पर, सेक्टर पर, हमको सभी लोगों को काम करने के लिए दिया, उसमें एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि बूथ लेवल की एक कमेटी बनानी थी। तो जितने प्रत्याशी सभी लोगों ने बूथ लेवल पर कमेटियां बनाई हैं, और बूथ लेवल की कमेटी आप देखेंगे आने वाले चुनाव में जिस तरीके से काम करेंगे, जो ट्रेनिंग का काम है वो ट्रेनिंग का काम भी दिया जा रहा है, और हमने हर बूथ पर जाकर BLA, बूथ कमेटी, सेक्टर, मंडलम की बैठकें ली हैं। उन बैठकों को लेकर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं हमने आश्वस्त किया है कि हम जो ऊपर जितने नेता हैं हम सब एक हैं, हमारे स्टेट लेवल पर जितने नेता हैं वो सब एक हैं, सब चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो सभी लोगों ने इसमें अपनी सहमति जताई है और हम कहीं ना कहीं इसमें मजबूती देख भी रहे हैं। कार्यकर्ताओं का साथ पार्टी को कैसा मिल रहा है? क्या जितने कार्यकर्ता हैं सब कांग्रेस पार्टी से खुश हैं और इस चुनाव में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस कार्यकर्ता, जो आपने कहा गुटबाजी, जो एक गुटबाजी शब्द होता है उससे कार्यकर्ता बहुत दूर होता है, क्योंकि कभी भी नेताओं में गुटबाजी होती है, कार्यकर्ता में गुटबाजी नहीं होती। तो कार्यकर्ता इस बार इसीलिए खुश है कि नेता एक है। सभी नेताओं ने एक बात करी है कि साहब हाथ के पंजे के साथ है, और एक बहुत बड़ा संकेत है कार्यकर्ताओं के लिए भी, और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और कार्यकर्ता अगर मेरा कार्यकर्ता है तो जो सामने प्रत्याशी है उनसे भी बात कर रहा है, उनका कार्यकर्ता मुझसे भी बात कर रहा है, और सब कह रहे हैं कि साहब हाथ का पंजा इस बार हमको जिताना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कार्यकर्ता हमसे फोन लगाकर कह रहा है कि साहब इस बार आप सब लोग एक हैं, तो हम कहीं ना कहीं आप सब लोगों के साथ हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कहीं से भी हमारे मुकाबले में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की आपसी लड़ाई ही खत्म नहीं हो पा रही है। अगर उनकी लड़ाई खत्म हो तो फिर वो चुनाव लड़ने पर ध्यान दें। देखिए, ये तो बीजेपी का, अभी उनको खुद का अपना गिरेबान झांकना चाहिए। अभी पिछले जनपद चुनाव हुए हैं या जो दूसरे चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा कि क्या स्थिति रही, आपस में ही उनमें चुनाव हो गए। तो ये बड़ी बात है कि बीजेपी के प्रत्याशी से बीजेपी का प्रत्याशी जनपद में चुनाव लड़ा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फूट किसमें है और लड़ाई किसके अंदर चल रही है। चलिए, अच्छी बात है।
अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जब उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से बीजेपी में गए थे जी। तो उनके साथ आप भी बीजेपी में गए थे, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपको घर वापसी करनी पड़ी? नहीं, ये अब मैं आपको एक आज पहली बार साक्षात्कार हो रहा है और उस चीज़ का मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि उदय प्रताप सिंह जी भाजपा में गए। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, राजनीतिक संबंध तो थे ही थे, एक व्यक्तिगत संबंध भी मेरे बहुत अच्छे थे उनसे। उदय प्रताप जी जब भाजपा में गए तो मेरे पास कॉल आया, आपके सागर से चुनाव लड़ रहे थे गोविंद सिंह जी, उस समय लोकसभा का। उनका फोन आया कि यार तुम्हारे नेता तो भाजपा में चले गए, तुम यहाँ जाओ। तो हमारी तैयारी थी पूरी, हम पूरी तैयारी करके निकल गए, जाने लगे। तो हम डोलरिया में हमारे पास कॉल आता है उदय प्रताप जी का कि 2 मिनट यार तेरे से मिलना है। तो चूंकि पुराने लीडर थे और एक संस्कार भी ये कहते हैं, कोई बड़ा है अगर कह रहा है आपसे मिलने मुलाकात करने के लिए, तो हमने कहा साझा कोई औपचारिक कोई बात होगी, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए रुका डोलरिया। उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा और सीधा कार्यालय में, पर उस चीज का मैंने खंडन तत्काल मैंने किया भी था। और उसके बाद मैं किसी ना पार्टी के किसी पद पे रहा भाजपा में, ना मेरी कोई सदस्यता पर्ची कटी और ना कुछ ऐसा कुछ रहा। मैं 1.5-2 साल एकदम घर रहा। उसके बाद जब नर्मदा परिक्रमा माननीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे, उस वक्त मुझे लगा, क्योंकि भाजपा मुझे पहले भी पसंद नहीं थी, क्योंकि झूठ मुझसे बर्दाश्त होता नहीं है, और जिस तरीके से उस समय झूठ और सब चीजें चल रही थी तो मैं दूर से बैठे बैठे देख रहा था। तो मुझे लगा नहीं कि मैं जो उदय प्रताप जी ने निर्णय लिया है मैं उसमें शामिल हूं, तो मैं इसलिए उसमें शामिल हुआ भी नहीं। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ वापस एक अपनी जो विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा है, उसके साथ वापस आ गया। हमने सुना है कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह जी के आप काफी करीबी माने जाते हैं, तो क्या इस बार टिकट मिलने में आपके ये जो संबंध है ये काम आएंगे क्या? नहीं, मेरे तो लगभग कांग्रेस का जो भी लीडर है वो सब मैं उसके करीब हूँ, वो मेरे करीब है। चाहे माननीय पचौरी जी हो, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, चाहे माननीय निखरा जी हो, चाहे माननीय अजय सिंह जी हो, चाहे माननीय अरुण यादव जी हो, सभी से, क्योंकि अगर कांग्रेस का कोई भी लीडर है तो मैं उसके बहुत करीबी हूँ और वो मेरे बहुत करीबी है, यदि वो कांग्रेस का लीडर है तो मैं तो ये मानूंगा कि जो कमलनाथ जी का सर्वे है, टिकट तो सर्वे के आधार पर मिलेगी। सर्वे में 12 बिंदु हैं, जो कुछ 12 बिंदु मैं आपको डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन 12 बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है। उन बिंदुओं पर जो सेट बैठेगा उसको टिकट दी जाएगी और जिसको टिकट मिलेगी हम सब उसके साथ। आप कांग्रेस में नर्मदापुरम जिले में सेवादल के जिला अध्यक्ष हैं जी। क्योंकि सेवादल एक पुराना मजबूत संगठन माना जाता है जी। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो इतने मजबूत स्थिति में सेवादल नहीं है, तो सेवादल को मजबूत करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सेवादल जब मजबूत था तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ये बड़े नेताओं ने भी इसको स्वीकारा है। जब हम लोगों के कैंप होते हैं उसमें हमारे बड़े लीडर आते हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है। माननीय सोनिया गांधी जी ने भी स्वीकारा है, माननीय अपने राहुल गांधी जी ने भी स्वीकारा है कि आज सेवादल कमजोर हुआ है तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई है। तो जिस तरीके के काम हम लोगों को दिए गए हैं, अभी हम लोग जो हमारे काम कर रहे हैं, तो उसमें सेवादल की पूरी भूमिका है। चाहे सर्वे जो हुआ हो उसमें सेवादल के लोग हैं, RGPRS के लोग हैं, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के, मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं। तो ये जो संगठन है हमारे, ये आपको शायद ऊपर कम दिखे, लेकिन जो अभी जवाबदारी हमको दी गई है उस जवाबदारी का हम पूरी ताकत से निर्वहन कर रहे हैं और इसका असर आपको आने वाले चुनाव में अवश्य दिखेगा। हमने सुना है कि आपके गांव में जब सरपंच के चुनाव हुए थे तो आपके भाई चुनाव हार गए थे, तो क्या कारण रहा कि आप जिता नहीं पाए अपने ही गांव में अपने भाई को? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। उसमें क्या हुआ कि जो चुनाव हुआ तो छोटा चुनाव होता है, और मैं लगातार 3 बार से चुनाव में सरपंच रहा हूँ। इसके पहले जो रहे रेगुलर में 3 बार रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक तो वो चीज़ आती है कि आप लगातार रहे हैं। तो मेरी जो अभी चुनाव लड़े मेरे भाई के अगेंस्ट, उनसे मेरा कमिटमेंट था और वो काफ़ी लोगों के बीच में हुआ था। उस कमिटमेंट में मैंने कहा था कि साहब आप सरपंच अगली बार आप बनेंगे, मैं आपको नहीं करूँगा, मुझे बड़ा चुनाव लड़ना है। अब बाद में फिर ऐसा कुछ हुआ कि बीच में माताजी की तबीयत खराब हुई, मैं माताजी के साथ मुंबई चला गया, और उस बीच में कुछ ऐसा कुछ बना लोकल जो बन जाता है कई बार, तो उसमें एकदम अचानक हमारे भाई साहब का चुनाव लड़ने का प्लान हो गया। अब चूंकि मैं उससे भी कमिटमेंट कर चुका था, वो भी परिवार का ही है, वो भी सोलंकी है, वो भी परिवार का है। अब कमिटमेंट हो गया था, गांव में कुछ लोगों के बीच में हुआ था, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे भी ठीक नहीं लगी और भी लोगों को ठीक नहीं लगी, और कहीं ना कहीं वो उसका असर भी चुनाव में देखने को मिला। अभी जो कमलनाथ वादे कर रहे हैं जनता से, अगर मौका मिलता है तो क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे?
बिल्कुल निश्चित ही पूरे होंगे, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने जो कहा है वो किया है। कमलनाथ जी ने पिछली बार कहा कर्ज माफी करेंगे, तो उन्होंने कर्ज माफी करी। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे बगल के जिले के मंत्री हैं माननीय कमल पटेल जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया विधानसभा के अंदर कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पेंशन दोगुनी करी, 300 थी 600 करी। उन्होंने जो कन्या विवाह में मिलता था राशि 25,000 से 51,000 करे। उन्होंने हर एक जो बात उन्होंने कही वो सब करी। सबसे बड़ी बात जो एक बीजेपी हमेशा गौ माता की जय, गौ माता ही सब कुछ है, पर करती उसके लिए कुछ नहीं है। कमलनाथ जी लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया गौशाला खोल के कि जो आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा। और लेकिन एक दुख बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी जिस योजना को लागू करके गए थे और भाजपा जिसके लिए अब वोट मांगती है, गौ माता के नाम पे वोट मांगती है, वो कमलनाथ जी ने जिस गौशाला को बनाई उसका संचालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। ये बड़ा दुख का विषय है। आज अधिकतर जगह आप देखेंगे कि जो गौशाला बनी हुई है उसमें सुचारू रूप से ना खाने की व्यवस्था जानवरों की हो पा रही है, ना रखरखाव हो पा रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और गौ माता का श्राप जो है वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। अभी आपने बताया कि कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन बीजेपी हर बार ये बोलती है कि कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ करने में विफल रहे। देखिए, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर कोई काम अपन करते हैं, मकान अगर बनाना चालू करते हैं तो प्लंथ बनेगा, प्लंथ के बाद साहब ऊपर का काम होगा, फिर उन्होंने कहा साहब छत डलेगी, फिर छत पकेगा। हर चीज का एक समय होता है। कमलनाथ ने शपथ ली, शपथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट में गए, कैबिनेट में हस्ताक्षर किया। सबसे पहला काम था किसान कर्ज माफी के, उस पर हस्ताक्षर किए। हम तो ये कहते हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस योजनाओं को आगे बढ़ाया? ये भी सवाल उनसे पूछना चाहिए। अगर आपको इतने हितैषी हैं आप किसानों के, तो जो योजना कमलनाथ लागू कर गए थे उसको आप आगे बढ़ा देते। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने तो उस वक्त कहा था कि अगर 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ नहीं होता तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। देखिए, ये बात अगर अपन देखें तो एक प्रैक्टिकली बात जो राहुल जी ने कही, राहुल जी ने कहा 10 दिन के अंदर कर्ज माफ। तो 10 दिन के कर्ज माफ कैसे हो गया? सबसे पहला जो एक नोटिफिकेशन होता है उस पर सिग्नेचर हो गए, एक सीएम ने आदेश जारी कर दिया। अगर सरकार नहीं गिरती तो अपन ये मान के चलें 1 घंटे के अंदर आपने इधर शपथ ली और 1 घंटे के अंदर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, मतलब आप मान के चलिए कर्ज माफ हो गया, और हो ही गया था। अगर सरकार नहीं गिरती तो ना किसान को कर्ज देना वापस जमा करना पड़ता, ना ऐसी स्थिति बनती। ये जितनी भी आज स्थिति खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई, और किसान इससे बहुत नाराज है। अभी आप गौ सेवा की बात कर रहे थे, अगर आपकी पार्टी को इस बार मौका मिलता है तो अब आप गौ सेवा के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो काम कमलनाथ जी ने कहा नहीं उन्होंने करके दिखाया, तो निश्चित ही इस बार कार्यकर्ताओं के मन में भी है कि यदि कांग्रेस पार्टी सरकार, यदि का क्या सवाल नहीं उठता, कांग्रेस पार्टी 100% मध्य प्रदेश में आ रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, और हम निश्चित ही गौ माता के लिए बहुत अच्छी योजनाएं जो आगे लाए हैं उससे भी अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। और आज जो सड़कों पर आप देख रहे हैं जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, जन धन दोनों की हानि हो रही है। इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता रोकने में कामयाब होगा। सिवनी मालवा विधानसभा में विकास कार्य ऐसे और कौन से जिन पर काम करने की अभी जरूरत है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रोड नाली ये तो आम बात होती है। हर सरकार आएगी, रोड बनाएगी, नाली बनाएगी, नगर में करेगी, काम करेगी। बेसिक काम जो होते हैं वो होता है रोजगार। तो हमारा मुख्य जो फोकस होगा वो युवाओं के रोजगार के लिए होगा। जो घरेलू महिलाएं हैं उनके गृह उद्योग से जुड़े हुए रोजगार का होगा, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कोई ना कोई हम ऐसी चीज जरूर कराएंगे। जो आज हम देखते हैं चौपाल पे बैठे पत्ते खेल रहे हैं या बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनकी व्यवस्था हम करेंगे। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा स्थान उनको दिया जाए जिससे वो अच्छे से बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकें। और भी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हैं, जैसे आप कहेंगे कि विकास में आती है आपका स्वास्थ्य, विकास में आता है आपका एजुकेशन। विकास
अगर हम कहें कि रोड नाली ये चीजें हैं तो ये चीजें मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूँ, ग्राम पंचायत अपने लेवल पे जब भी कोई अगर सरपंच बनेगा वो रोड बनाएगा, नाली बनाएगा। जब नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा रोड बनाएगा, नाली बनाएगा। तो रोड नाली में इसको विकास नहीं मानता, मैं विकास मानता हूँ कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति की सोच का विकास हो। जो आज देखेंगे आप नफरत की बात हो रही है, ये आपके विकास में बाधा है। आज लोग धर्म के नाम पर झगड़े कर रहे हैं, धर्म के नाम पर काम छोड़ के लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मान के चलिए आप, ये बड़ी विकास की जगह विनाश की ओर जा रहा है देश। तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि सब साथ रहें, सब एक साथ रहें, देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, हमारे विधानसभा को आगे बढ़ाएं। अगर आपको मौका मिलता है तो युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लगाए जाएं। जैसे जो जिस फील्ड में है, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे आपका किसी भी आपके कौशल कोई भी रोजगार के लिए युवा पढ़ाई कर रहा हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो स्किल डेवलपमेंट अति आवश्यक है। कि अब देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, ITI कर ली है, पर आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, जिस तरीके की उन्होंने रोजगार आज उपलब्ध करा रहे हैं वो छिंदवाड़ा में, वैसी कोई यूनिट, वैसी कोई संस्था यहाँ भी हमें हमारे जिले में या हमारे विधानसभा में करें, तो हम उससे आग्रह करेंगे। सिवनी मालवा कृषक नगरी है, तो किसानों की समस्याओं को कैसे देखते हैं? किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आप देखेंगे तो नहर के पानी की समस्या है, यहाँ खाद यूरिया की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ किसान हर पल समस्या में है। आप देखेंगे पिछले अभी कुछ दिनों से बिजली की इतनी संकट था, अगर ये ऊपर वाले मेहरबान नहीं होते, इंद्रदेव मेहरबान नहीं होते, तो किसान शायद हो सकता तो कुछ जगह तो आत्महत्या कर ली किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है, इस सरकार के प्रति बहुत रोष है। जो सरकार आज पेपर में, कागजों में 8 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, 10 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिलती है। किसानों के हित में आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? बिजली पर्याप्त मिले, पानी पर्याप्त मिले, किसान को यूरिया पर्याप्त मिले, किसान की जो फसल है वो MSP पे खरीदी जाए। वो कोशिश करेंगे किसान को लंबा दूर न जाना पड़े, पास में खरीदी केंद्र हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आप मुख्य रूप से बीलाखेड़ी गांव के रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र के आसपास आदिवासी क्षेत्र लगना शुरू हो जाता है जी, तो आदिवासियों की समस्याओं को कैसे देखते हैं? आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार में देख रहा हूँ जिस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, SC ST के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और इन सब के लिए आज आदिवासी समाज भी एकजुट है, आदिवासी समाज भी आज कांग्रेस के साथ है, और हम भी आदिवासी समाज के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। और आज आदिवासी योजनाओं से जो पैसा है उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हम देखेंगे जो विस्थापित गांव हैं, आज जमानी के पास विस्थापित गांव आए हैं, उनको एग्रीमेंट करके कि आपको सड़क देंगे, आपको रोड देंगे, आपको मकान देंगे, आपको पानी देंगे, आपको खेत देंगे, सब व्यवस्था देंगे। आज आप देखिए लगभग 1.5 से 2 साल होने को आया है, आज वहाँ के जो आदिवासी हैं सारे लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से छलावा करती है, कहती कुछ है, करती कुछ है। ये देखती हुई चीज़ हमको सामने दिख रही है। जातिगत समीकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जातिगत समीकरण एक बड़ा मामला तो है, हम इसको मानते हैं कि ये चुनाव में इफेक्ट भी करता है। और लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं, कांग्रेस पार्टी सब एक है और जातिगत समीकरण सब, कांग्रेस सबके साथ है, कांग्रेस सबके हितों की रक्षा करती है। इसलिए कांग्रेस के साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत कोई जाति का आदमी यहाँ लीडरशिप करेगा या कोई ऐसा आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज़ एक है कि कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है, तो सारा वर्ग जो है आज कांग्रेस के साथ। बीजेपी चुनाव के वक्त हिंदुत्व की बात करती है, तो धार्मिक समीकरण को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, बीजेपी के कहने से ना हम मंदिर जाना छोड़ेंगे ना मंदिर नहीं जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने टोटल बरगलाने का काम किया है, हमेशा बरगलाने का काम किया। देश के अंदर जो आज स्थिति है उसका बहुत जीता जागता उदाहरण है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति भी देखेंगे आप धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटेंगे, आप वोट लेंगे, आप सत्ता में बने रहेंगे, पर नीचे क्या स्थिति हो रही है आप देखना नहीं चाहेंगे। जनता भोली भाली है, जनता समझ नहीं पाती है और इनके कहीं ना कहीं ट्रैप में, जाल में फंस जाती है। आज एक हिंदूवादी बात या किसी मुस्लिम के लिए या किसी भी समाज के लिए आप देखेंगे अभी तक हो रहा था धर्म के नाम पर, अब मणिपुर में क्या हो रहा है, जातिगत हिंसा हो गई। तो यही होगा,
हमको सत्ता चाहिए। आज भाजपा ने सोच लिया है कि हमको सत्ता चाहिए। अब आपका नुकसान होगा, फायदा होगा, हमें कोई लेना देना नहीं। उनने एक एजेंडा बना लिया है कि हमें वोट कैसे मिलेंगे। तो बस धर्म की आड़ में अपनी सत्ता चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश शासन पर करोड़ों का कर्जा है, अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर विकास कार्य आप कैसे करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी और कमलनाथ जी ने जब कर्ज माफ किया, तो जैसे शिवराज जी बटन दबा रहे हैं, ऐसा बटन कमलनाथ जी भी दबा सकते थे। कर्ज लेते, बटन दबाते और 2 दिन के अंदर पूरा कर्ज माफ हो जाए। 10 दिन की जो बात आपने कही ना, 2 दिन में माफ हो सकता था। लेकिन कमलनाथ जी का जो विजन था, वो विजन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का था, डुबाने का नहीं था। क्योंकि 18 सालों में ऑलरेडी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को पूरा डुबा दिया। प्रति व्यक्ति आज की डेट में, मेरे ख्याल से जो मुझे अनुमान है, लगभग 50,000 का 60,000 का प्रति व्यक्ति का कर्ज आज की डेट में एक एक व्यक्ति के ऊपर है मध्य प्रदेश के अंदर, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक बच्चा जन्म लेगा, 50,000 का कर्ज उसके माथे पर चढ़ा हुआ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे कमलनाथ जी ने कर्ज माफी योजना स्टार्ट करी पर कर्ज नहीं लिया। एक साइकिल बनाई जिसके ऊपर उन्होंने एक पूरा का पूरा 1.5 से 2 घंटे का इंटरव्यू टीवी पर दिया था। तो उन्होंने बताया था कि मैं कैसे करके पैसा ला रहा हूं, किस तरीके से इसको रोटेट कर रहा हूं, पहले वो डिफॉल्ट खत्म कर रहा हूं, डिफॉल्ट खत्म होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा। आप देखेंगे, आप बैंक जाते हैं, आपका सिविल चेक होता है, अगर सिविल ठीक है तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आज मध्य प्रदेश का सिविल खराब है, बहुत ही खराब है, डिफॉल्टर है। तो उसको ठीक करने के लिए कमलनाथ जी ने जो प्लान किया था कि पहले में डिफॉल्टर हैं और जो सरकारी यूनिट्स हैं, मतलब सरकारी बैंक हैं, सोसाइटी हैं, पहले कर्ज वहां माफ करूंगा। तो वही हुआ। फिर उसके बाद प्राइवेट सरकारी बैंकों में जाऊंगा, फिर प्राइवेट में जाऊंगा, जिस तरीके से कमलनाथ जी कर्ज माफ कर रहे थे। तो एक प्लानिंग के तहत अगर काम करते हैं तो आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पड़ती भी है तो कुछ क्षणिक आपको पड़ेगी, लेकिन आप रोटेट करते हुए आप अपने प्रदेश को ऊपर ला सकते हो, और ये काम सिर्फ कमलनाथ जी ही कर सकते हैं। जनता ने तो पिछली बार भी आप पर भरोसा किया था और कांग्रेस की सरकार तो बनी थी, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण या जो भी मान ले कारण आपकी सरकार आप चला नहीं पाए 5 साल। तो इस बार क्या गारंटी है कि आपकी सरकार 5 साल पूरी चलेगी अगर जनता मौका देती है तो? बिल्कुल, कमलनाथ जी का जो आपने कहा, इसी कारण कमलनाथ जी का एक स्लोगन है, जिताऊ और टिकाऊ। अब मध्य प्रदेश में जिस भी प्रत्याशी को कमलनाथ जी टिकट देंगे, विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, एक ही कमिटमेंट है, ना वो बिकाऊ हो, ना वो बेईमान हो। जो ईमानदार कांग्रेसी होगा, जो टिकाऊ होगा और जो जिताऊ होगा, कमलनाथ जी उसी को टिकट देंगे। और इस बार निश्चित ही कमलनाथ जी ने हर चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन प्रक्रिया बहुत अच्छी रखी है, और इसमें जितने भी प्रत्याशी जीत कर आएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और निश्चित ही 5 साल चलेगी, और हम कहते हैं आने वाले 10 साल भी चलेगी। अब पिछले कुछ समय पहले आप पार्टी से थोड़ा बीच में दूर हो गए थे, तो क्या टिकाऊ कैंडिडेट में आपका नाम आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। इसलिए आ सकता है कि मैं पार्टी से अलग होने का मतलब ये नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। मैं कुछ दिन के लिए घर, क्या होता है कि कभी भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा अभी क्या करना है। तो मैं मेरे घर था, मैं हटा नहीं, मैं राजीव गांधी पंचायत राज से निरंतर जुड़ा रहा। उस बीच में भी राजीव गांधी पंचायत राज हमारा एक ऐसा संगठन है जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो आपको दिखता नहीं है। आज भी हमारी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं है, और मैं उसी संगठन का हिस्सा रहा, लगातार उस संगठन में काम करता रहा। मैं फील्ड पर जरूर आपको नहीं दिखा या आपको कहीं इधर उधर नहीं दिखा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से निरंतर जुड़ा रहा हूँ। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो आज़ादी के समय से कांग्रेस परिवार, माननीय हजारी लाल जी यहाँ पर विधायक रहे, उनके साथ हमारे पिताजी निरंतर, जब पहली बार चुनाव लड़े उस समय से निरंतर रहे। मैं भी उसके पहले यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ, NSCI में भी रहा हूँ। तो जो मेरी एक विचारधारा है वो कांग्रेस विचारधारा है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जब कोई नेता की शुरुआत होती है तो छात्र राजनीति बड़े काम की चीज होती है, लेकिन सिवनी मालवा में NSCI बड़ी कमजोर स्थिति में है, कहीं दिखती नहीं है छात्र राजनीति, क्या कारण है? देखिए, इसमें क्या कई बार ऐसा होता है कि निर्णय भी गलत हो जाते हैं, और जो चुनाव हो जाता है किसी पदाधिकारी का, वो भी हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। निश्चित ही हम कमजोर रहे,
अब इसमें हम लीडरशिप की गलती माने, हम हमारी भी गलती माने, सभी की गलती है कहीं ना कहीं। आपसी सामंजस्य के कारण हम कहीं ना कहीं कमजोर रहे, बाकी हम सुधार के लिए उसमें प्रयास जरूर कर रहे हैं। आपसी सामंजस्य अब कितना मजबूत हो रहा है आप लोगों मैंने का? जैसा आपको पहले बताया कि हम लोग आज जिस स्थिति में हैं, हम जितने भी प्रत्याशी, हम खुद का नहीं सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का सोचेंगे, आने वाली विधानसभा के लोगों का सोचेंगे, किसान का सोच रहे हैं, मजदूर का सोच रहे हैं, महिलाओं का सोच रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोग एक हैं और कांग्रेस को जिताएंगे, आप निश्चिंत रहें इससे। आप विधायक का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? विधायक का चुनाव लड़ने के पीछे आपकी सोच क्या है? बिल्कुल, क्या होता है, एक जिस तरीके से मैंने ग्राम पंचायत में सरपंच रहा, सरपंच रहते हुए मेरे द्वारा जो कार्य करे गए, निश्चित ही मैं मानता हूं कि एक एक जो पंचवर्षीय होती है राशि जो हमको मिलती थी, उस समय हमको 40 लाख रुपए राशि मिलती थी 5 साल में। उसके बावजूद मेरे द्वारा लगभग 1.5 से 2 करोड़ के काम कराए गए। तो लगभग 10 मतलब ये मान के चलिए 4 से 5 करोड़ के काम मेरे द्वारा कराए गए रेगुलर, जब मैं सरपंच रहा। तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि, और उस समय जो मदद करने का एक लोगों में, जैसे किसी की पेंशन आप चालू करा रहे हो, किसी का मकान आप दिलवा रहे हो, किसी की गली में कोई समस्या है उसका, या किसी का कोई विवाद है उसको आप सुलझा रहे हो, तो उस चीज से जो मेरे अंदर एक मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक माध्यम है लोगों की मदद करने का, लोगों के बीच जाने का। जो एक आपको दुआ मिलती है, जिस दुआ आपको कोई बुजुर्ग है, आपने उसका कोई काम कराया, तो वो आपको जो दुआ देता है उससे बहुत आनंद मिलता है। तो उस आनंद के साथ ही मैं अब चाहता हूं कि मैंने एक छोटी सी जगह काम किया, अब मैं चाहता हूं पूरी विधानसभा में, जैसा मैंने मेरे गांव में काम करा है, मैं चाहता हूं ऐसी पूरी विधानसभा में मैं काम करूं, लोगों के बीच जाऊं और ज्यादा अच्छा काम कर सकूं, और निश्चित ही मैं लोगों के सेवा कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? निश्चित ही पड़ेगा, और यहाँ सरकार कमलनाथ जी की जरूर बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तो निश्चित ही उसका असर लोगों में पड़ रहा है। जो एक लोगों के अंदर एक सिनेरियो बन गया था, एक मानसिकता बन गई थी कि भाजपा ही है जो हिंदुओं को देख सकती है, देवी देवताओं को देख सकती है, या ऐसा हो सकता है, एक जो भावना बना दी थी लोगों में, जो एक डर पैदा कर दिया था, दूसरे समाजों के बीच में डर पैदा कर दिया था। राहुल गांधी ने उस डर को मिटाया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, जितने भी समाजें हैं उनके अंदर से वो डर मिटाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी जी की, जो उन्होंने निडरता से, आप देखेंगे कि जब कश्मीर वो पहुंचे तो उस समय आप देखेंगे पूरी सिक्योरिटी हटा ली, राहुल जी डरे नहीं, राहुल जी रुके नहीं, राहुल जी ने पूरी यात्रा करी। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है कि आप डरोगे नहीं, आप झुकोगे नहीं, तो जो आपके लोकतंत्र के दुश्मन है वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, तो क्या मध्य प्रदेश के इस चुनाव में कितना नरेंद्र मोदी का असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी की लहर आप जो कह रहे हैं वो खत्म हो गई। राहुल गांधी जी की जो एक भारत जोड़ो यात्रा हुई, और जिस तरीके से एलिगेशन हुए, फिर उनको लोकतंत्र की हत्या कर कर, फिर देखेंगे आपकी राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई, ये डरा हुआ। इससे आप समझ सकते हो कि भाजपा कितनी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, मोदी जी कितने डरे हुए हैं कि आप एलिगेशन लगा रहे हो। अब ये क्या, मानहानि के केस में मैक्सिमम 2 साल सजा होती है, तो मैक्सिमम ही सजा सुना दी आपने। जब कोर्ट इस बात को कह रहा है, संज्ञान ले रहा है कि आपको मैक्सिमम ही सजा देने की क्या जरूरत थी, तो आप इससे समझ सकते हैं कितनी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। कहीं कोई लहर नहीं है। आप देखेंगे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में होंगे और राहुल जी देश में होंगे, आपको आने वाले समय में निश्चित ही ये देखने को मिलेगा। सिवनी मालवा में पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी जीतते आ रही है, तो इस चुनाव में आप बीजेपी की स्थिति कैसे देखते हैं? बीजेपी की स्थिति पहले भी खराब थी, अभी भी खराब है, और हमने, जैसे मैंने कहा आपसे, हम पिछली बार संगठन में कहीं कमजोर थे, इस बात को मैंने माना भी। इस बार हम संगठन से बहुत मजबूत हैं और बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया हमने, और जीत कांग्रेस की होगी, और यहाँ कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जनता से जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे हो पाए? बीजेपी के मुखिया ही हजारों घोषणाएं कर चुके हैं, आपने देखा होगा। कई बार मैं पेपरों के माध्यम से ये मेरे को जानकारी लगी, हजारों घोषणाएं अभी पेंडिंग है। अभी तो शिवराज जी का ये है कि वो नारियल रखे रहते हैं, जहां उनको लगा कि यहाँ वोट की कुछ स्थिति बन रही है, वहां एक नारियल फोड़ दिया और चालू।
लेकिन शिवराज सिंह ने जो बोला था वो करा। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिल रहा है। गैस की टंकी नहीं मिली, उन्होंने कहा था 3000 तक करेंगे, 1250 करके रोक दिया। तो ये जुमले हैं, ये जो 1000 और 1200 1250 है गैस की टंकी। आप देखिए कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने 100 रुपए बिजली का बिल किया था। कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि ये गरीबी रेखा वाले के लिए लागू है, मध्यम वर्ग के लिए लागू नहीं है, अमीर के लिए लागू नहीं। उन्होंने कहा था 100 यूनिट तक जिसका बिल आएगा उसका 100 रुपए। महिलाओं को फ्री 1000 रुपए देना कितना सही है? देखिए मैं इससे तो ये बाकी वो नहीं रखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बजाय यदि आप उनको रोजगार में प्लस करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मन बना लिया है कि हमें सरकार में रहना है। अब चाहे हमें 1000 देना हो, चाहे 2000 देना हो, वोट लेना है। ये तो वो वाली बात हो गई, सीधा ट्रैप करने वाली बात हो गई कहीं ना कहीं कि साहब आप वोट दो, नोट लो। अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो वो तो सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं और आप तो 1500 देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पर आप देखेंगे इससे पहले भी राहुल जी ने न्याय योजना की बात करी थी, ठीक है। उस समय जब भाजपा ने सवाल उठाए थे, फ्री की रेवड़ी, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है फ्री की रेवड़ी। अब ये फ्री की रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रही है। अगर कमलनाथ जी 1500 देंगे तो आप निश्चित मान के चलिए वो भी कोई ना कोई योजना के तहत देंगे। जैसे न्याय योजना का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम था कि कोई भी व्यक्ति जो रोजगार कर रहा है, जो 5000 कमा रहा है, तो राहुल जी की मंशा थी कि इसकी आय मुझे 12000 करनी है, तो बाकी बचा पैसा उसको दिया जाए। यदि कोई काम कर रहा है तो, घर बैठा है तो नहीं। न्याय योजना का सीधा सीधा सिस्टम था। तो आप ये मान के चलिए अगर कांग्रेस इस योजना को लागू करेगी, और लागू निश्चित ही करेगी, सरकार बनेगी, लागू करेगी, तो उसको किसी ना किसी तहत लेके जाया जाएगा और जिससे लाभ ही जनता को मिलेगा। लेकिन कमलनाथ तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक महिला को बिना किसी शर्त के 1500 रुपए दिए जाएंगे। जी, मैंने अभी आपको यही बताया कि जो हमने बिजली बिल माफ किया था वो भी बिना किसी शर्त के किया था। सभी का बिजली माफ किया था। अगर हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे तो बिना किसी शर्त के देंगे। तो क्या ये फ्री रेवड़ी बांटना नहीं है? नहीं, फ्री रेवड़ी बांटना नहीं है। ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको जनता के लिए तो सोचना पड़ेगा। जैसे आज केंद्र सरकार नहीं सोच रही है, पेट्रोलियम के जो कच्चा भाव है वो सस्ता है, उसके बावजूद आज महंगा, क्योंकि आप 40% 35% आप टैक्स ले रहे हो। तो जो सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार, उसको वहन करेगी और जनता को कहीं ना कहीं राहत देगी और ये एहसास कराएगी कि ये सस्ता हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार इसको करना नहीं चाहती। लाडली बहना योजना के पोस्टर आरटीओ विभाग के द्वारा ऑटो पर चिपकाए जा रहे हैं, आप इनको कितना सही मानते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे सरकारी विभाग का कोई भी अमला हो, चाहे जनपद हो, चाहे जो विभाग है, पूरा विभाग आज उपयोग में, सरकारी मिशनरी को उपयोग में लेकर आज प्रचार प्रसार में लगा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि ये परिपाटी ठीक नहीं। बढ़ती महंगाई की समस्या को कैसे देखते हैं? बढ़ती महंगाई तो बहुत बड़ी एक आफत है। आप देखेंगे, अभी आपने देखा था टमाटर जिस तरीके से लाल हुए थे, तो लोगों को करंट लगा। आप चाहे सब्जी ले लें, चाहे तेल ले लें, चाहे अनाज ले लें, चाहे डीजल ले लें, चाहे पेट्रोल ले लें, रसोई गैस की जो बात हो रही थी वो देख लें, बिजली बिल देख लें। आप आज की डेट में बिजली बिल आपका कितना आ रहा है। आज रोड टैक्स आपसे लिया जा रहा है, पर रोड की हालत देखें आप, उसके ऊपर टोल भी लगाए जा रहे हैं। तो एक आम आदमी को सरवाइव करना बहुत कठिन हो गया है आज की स्थिति में। आप देखेंगे कि जो हमारा किराना 2000 रुपये में हम एक महीने के लिए भर लेते थे, आज 6000 में भरा रहा है। और बहुत से लोग तो मानने को तैयार, जो अंधभक्त हैं, जो एक बड़ा स्लोगन है वो सही भी है, वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। आपने तो पूछा कि महंगाई को किस तरीके से देखते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये जाना समझा कि महंगाई तो है, तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको। पर जो अंधभक्त हैं वो आज भी तैयार नहीं है कि महंगाई है। तो ये बड़ा विषय है। हम उनको भी समझाने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। हम समझाएंगे उनको भी कि आपको इस अंधभक्ति से निकलना होगा, नहीं तो देश गर्त में जा रहा है जो आगे जाके हमें नुकसान देगा। आपके नेता कमलनाथ महंगाई को कम करने के लिए वादे कर रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर देंगे। तो क्या सच में ये वादे पूरे हो पाएंगे या महज एक जुमलेबाजी है? देखिए, पिछली बार हमने बिजली बिल का कहा नहीं था, फिर भी हमने 100 रुपए में बिजली दी।
हमने पिछली बार किसानों के बिल हाफ करने की बात नहीं करी थी, फिर भी हमने हाफ करे। इंदिरा ज्योति के तहत हम लोगों ने जो 7,000 का बिल आता था 3500 में किया। हमने पेंशन के वादे नहीं करे थे, हमने पेंशन करी। हमने गौशाला के वादे नहीं करे थे, हमने गौशाला किया। हमने कर्ज माफी का वादा किया था, हमने कर्ज माफी करी। हमने जो कहा था वो भी किया, और जो नहीं कहा था, जो हमें लगा कि करना चाहिए, हमने वो भी किया। कमलनाथ इस देश के ऐसे नेता हैं कि जो जो कहेंगे वो करेंगे, और जनता उन पर विश्वास कर रही है। आप देखिएगा, जनता 1000 रुपए 1200 रुपए के लालच में नहीं आने वाली है। जनता कमलनाथ जी को चुनेगी, और कमलनाथ जी फिर हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे। सिवनी मालवा में अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार मुक्त सिवनी मालवा है? देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां 50% भ्रष्टाचार तो है। मैं इसको ऐसे मानता हूं, आप बाईपास को देखें, मैं तो देख रहा हूं कई सालों से। बाईपास को देखने के बाद और भी आपने भ्रष्टाचार, पिछली बार नगर पालिका थी उसके भ्रष्टाचार आपने देखे, शहर में बहुत सारे भ्रष्टाचार आपने देखे। आप डामर की स्थिति यह है कि डामर रोड पे इंजीनियर ही हाथ सिर से ठोंकने लगता है, और हमें तो, मैं नाम ना बताते हुए आपको बताऊंगा कि इंजीनियर ने मुझसे कहा कि सर मैंने मेरा तबादला करा लिया, मैंने डिवीजन चेंज करा लिया, मेरा जगह चेंज करा ली। मैंने क्यों सर, क्यों करा लिया आपने? उनका कहना था साहब मैं देख नहीं सकता इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए और इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी नुकसानदायक है। इससे पीछा छुड़ाना होगा, और मैं जनता से ही अपील करूंगा कि जनता मदद करे हमारी। आप सड़कों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैंने अभी एक बीजेपी नेता से खराब सड़क की बात की थी जी। तो उन्होंने बताया कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान होती है कि वो ये चीज समझता है। सिवनी मालवा क्षेत्र की जो जमीन है वो ऐसी है कि यहाँ पर सड़क जल्दी खराब हो जाती है। देखिए, ये बहुत ही मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता है उन्होंने इतनी मतलब ऐसी बात करी है। क्या होता है, इंजीनियर क्यों बनते हैं? इंजीनियर की पढ़ाई इसलिए होती है, मैं माननीय से कहना चाहूंगा कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वो इसलिए होती है कि ये जो सॉइल है ये कौन सी सॉइल है, इस पे किस तरीके की रोड चलेगी, इसको किस तरीके से बनाना है, तो ये उसको सिखाया जाता है। जब आप रोड बनवा रहे हैं तो आप सॉइल टेस्टिंग कराइए, सॉइल टेस्टिंग करके वहां वैसा मटेरियल उपयोग करिए। यदि आप 50% का भ्रष्टाचार करेंगे तो रोड तो उखड़ेगा ही ना साहब। सिवनी मालवा में अगर आपको मौका मिलता है तो सिवनी मालवा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जैसे कमलनाथ जी ने शुद्ध का युद्ध चलाया था और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई थी, निश्चित ही हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे, आप इससे निश्चिंत रहें। आपके अलावा सिवनी मालवा में और भी बहुत सारे कांग्रेस नेता इस चुनाव में दावेदारी करने वाले हैं जी। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो पार्टी आपको टिकट देने पर विचार करे? देखिए, विशेषता सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं। उसके बाद मेरा सबसे मिलना जुलना है, और कभी भी मैंने किसी के बारे में या किसी फील्ड पर इस तरीके से कोई बातों को नहीं रखा कि किसी को ठेस पहुंचे। मेरा आम जन से, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे आप पत्रकार महोदय हैं, जितने भी लोग हैं, मेरा सब लोगों से एक सुलभ मिलना जुलना है, और जनता भी चाहती है कि ऐसा सुलभ प्रत्याशी हमें मिले जिससे हम रूबरू कभी भी हो सके। किन्हीं कारणों से अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या फिर आप किन्हीं और अन्य संगठन पे जाने पे विचार करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के साथ हूं, और कांग्रेस प्रत्याशी किसी को भी बनाएगी, मेरा प्रत्याशी हाथ का पंजा होगा। सिवनी मालवा में जनता इस बार कांग्रेस को वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे के सिवनी मालवा की जनता देख चुकी है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, चाहे सोसाइटी का भ्रष्टाचार हो, चाहे नगर पालिका भ्रष्टाचार हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे रोड पर भ्रष्टाचार हो, चाहे पंचायतों में भ्रष्टाचार हो, चाहे आप देखेंगे हर एक विभाग में भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार की कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। तो अब जनता को मन बनाना पड़ेगा कि हम एक ऐसी सरकार चुने जो हमें शुद्ध भोजन उपलब्ध करा पाए, शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करा पाए, शहर के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पाए, और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करा पाए। और किसानों को चाहिए कि उनका अनाज समय पे बिके, पैसा उनका समय पे मिले, और मजदूर को चाहिए कि उसको रोजगार मिले, और युवाओं को चाहिए कि उसको रोजगार मिले, महिलाओं को चाहिए उसको सम्मान मिले। तो ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। तो मैं तो
अपील सबसे यही करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को चुने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ लेकर काम करती है। कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई जाति भेदभाव नहीं होता, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता। हम सब भारत ही, हम सब एक हैं। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो इनकी स्थिति आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सभी को चुनाव लड़ना ये लोकतंत्र है, सभी पार्टियां अपना अपना आजमाइश करती हैं। लेकिन जिस तरीके का हमारा यहाँ एक माहौल है, यहाँ दो पार्टियां हैं, एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी हम हैं, तो निश्चित ही जो यहाँ पार्टी मुक्त तौर पर रहेगी वो कांग्रेस रहेगी। हमने सुना है कि करणी सेना इस बार सिवनी मालवा से कांग्रेस से आपको टिकट देने की मांग कर रही है, तो क्या कितना उम्मीद है कि आपको टिकट मिल पाएगी? देखिए, करणी सेना जो मेरी तो बात आप इसलिए ऐसा है कि मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ संगठन से, तो निश्चित ही ये बात जरूर निकल के आई होगी। बाकी मैं आपको ये आश्वस्त करूं कि करणी सेना के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने जो धोखा किया, 8 लाख जनता भोपाल के ग्राउंड में इकट्ठा हुए, उनको एक कागज पर अरविंद भदौरिया जी ने लिखकर भी दिया और उसके बाद उन मांगों को नहीं माना। वो मांगे जो थी सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं थी, वो मांगे सर्व समाज के लिए थी। उसमें आपके कोविड वॉरियर भी थे, उसमें SC/ST के लोग भी के लिए भी मांग थी, उसमें OBC के लोगों के लिए भी मांग थी, उसमें सर्व समाज के लिए मांग थी। वो एक ऐसी मांगें थी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी। उन मांगों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं हुई है, इसलिए करणी सेना तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी और यहाँ भी चाहेगी कि एक ऐसा प्रत्याशी उनको मिले जिसके साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। तो इस बार ये माना जा सकता है कि राजपूत ठाकुर समाज का साथ कांग्रेस को मिलेगा? ये देखिए, कहना उचित इसलिए नहीं होगा कि सभी लोगों का अपनी अपनी पार्टियों में स्थान होता है। बाकी आप ये जरूर मान के चलिए कि जो लोग इस भावना को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है करणी सेना के साथ, आम जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, तो वो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे। वो राजपूत समाज की बात ना करें, सभी समाजों की मैं बात करता हूं कि सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं आज दुखी हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ आने वाले चुनाव में होंगे। देखिए, चुनाव जो भी लड़ता है, हर नेता कोई ना कोई वादे जनता से जरूर करता है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो अलग से कौन सी ऐसा काम आप सिवनी मालवा में करेंगे जिसके लिए जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, जो मैं आपको बताया, अच्छे स्वास्थ्य की बात हम जनता से करेंगे, अच्छी शिक्षा की बात हम जनता से करेंगे और आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे ऐसी हम योजना बनाएंगे। ऐसे हम विकेंद्रीकरण करेंगे, संस्थाओं के विकेंद्रीकरण करेंगे जिससे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। यदि मैं कहीं जाऊं तो मुझे ये ना सुनने को मिले कि साहब मुझे तो ये मिला नहीं, या साहब मुझे तो ये जानकारी इसकी हुई नहीं। दूसरी चीज, चूंकि किसानी क्षेत्र है तो किसानों से संबंधित मैं कोशिश करूंगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ कोई सरकार द्वारा लगाई जाए तो यहाँ किसानों को लाभ हो। दूसरा, युवाओं के लिए जो मेरी बात हुई थी, युवाओं के लिए काम करना चाहूँगा। महिलाओं के लिए जैसे मैंने बताया स्व सहायता समूह वगैरह बनते हैं, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजों में है। हम चाहेंगे कि वो जमीनी स्तर पर उतरें और हर घर की महिला, यहाँ जिस तरीके से आज पुरुष बाहर कमाने जाता है, काम करने जाता है, घर की महिला घर में रहकर अपना रोजगार करे। हम लोग इस पर ध्यान जरूर देंगे। किन्हीं कारणों से अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर इस चुनाव में आपकी भूमिका कैसे रहेगी? जिस तरह मुझे टिकट मिलती और मैं चुनाव लड़ता, उसी स्थिति में अगर किसी मेरे साथी को टिकट मिलेगी, उसी अंदाज में मेरा चुनाव प्रचार होगा और चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से अपील करूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ निरंतर मत देकर, अच्छा सोचकर आपने जिताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही रहे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे और भी प्रताड़ना की चीजें हों, इन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी टोटल फेल हो चुकी है। हम आपके बीच में हाथ जोड़कर आ रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को अपना मत देकर और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आने वाले समय में लाभ लें और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। चलिए, अब पार्टी किसको टिकट देगी, फिर जनता किसको मौका देगी, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने अभी कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी जी से कुछ खास बातचीत की।
इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीक जवाब दिया। आगे फिर हम एक नए दावेदार के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।